माला अपनी बहू साधना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि साधना को जॉइंट फैमिली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते वो शादी होते ही अपने पति नीरज को लेकर अलग रहने लगी थी, जो चीज माला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण उसने साधना से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे। एक दिन कई महीनों बाद नीरज और साधना माला से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। उन्हें देखते ही माला को गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? ये घर मेरा भी तो है ना। और अब क्या मुझे अपने घर आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये तेरा घर नहीं मेरा घर है। जिस दिन तुमने अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़ा था, उसी दिन से तेरे लिए ये घर पराया हो गया है। अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर जा यहाँ से। देख लिया नीरज जी आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आप ही को शौक लगा था अपनी माँ से मिलने का, लेकिन आपकी माँ ने तो आपको देखा तक नहीं, मिलना तो दूर की बात है। यही कान भर भर कर तूने मेरे बेटे को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। तुझे तो मैं कभी जिंदगी में भी माफ नहीं करूँगी। हाँ तो मत करिए ना, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए नहीं आई, बल्कि अपने पति की जिद पर आई हूँ, वरना मैं खुद इस घर में नहीं आना चाहती जहाँ पर मेरी इज्जत ना हो। नीरज, तू अभी इसी वक्त मेरी इस बिन बुलाई बहू को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मैं तुझे गुस्से में कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे माँ होकर नहीं बोलना चाहिए। माँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस आपका हालचाल लेने के लिए आया था। मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है, तो मुझसे रहा नहीं किया, इसलिए मैं आ गया। तुझे मेरी हाल खबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपनी पत्नी की हाल खबर रख और उसी से मतलब भी रख। दोबारा बिन बुलाए मेरे घर में कभी मत आना। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर साधना को तो बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर उसे अपने घर चली जाती है। तभी सामने से आ रही उसकी बहन कीर्ति की नजर अपने भाई भाभी पर पड़ती है। जब तक उन्हें वो रोकने के लिए आगे बढ़ती, वो लोग निकल जाते हैं और वो तुरंत घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ भाई और भाभी आए थे और अचानक चले गए। आपने उन्हें मेरे आने तक रोका क्यों नहीं? कितने दिन हो गए मैंने भैया को पास से देखा तक नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मेरे सामने ज्यादा ये भाई बहन का प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम तेरा भाई कहाँ था जब उसकी पत्नी उसे उसके परिवार से अलग करके अपने साथ लेकर जा रही थी? उस टाइम तो तेरा भाई ने कुछ नहीं कहा, तो फिर आज किस नाते से यहाँ पर दिखावा करने आया है? माँ, उस बात को कितने साल हो गए। आप कब तक उन चीजों को लेकर बैठी रहोगी? अब तो उन बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। नहीं, मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगी और ना ही कभी उन दोनों को अपनाऊंगी। इसका मतलब आपने उन्हें मेरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया? जब उन्हें मैंने अपनी तबीयत खराब है ये बात नहीं बताई, तो तेरी शादी के बारे में क्या बताऊंगी? मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा आए। इसका मतलब फिर आपने उन्हें सुनाकर और जल्दी यहाँ से भेज दिया? हाँ, तू जैसा सोच रही है मैंने वैसा ही किया है। अब अगर इंसान होंगे तो कभी दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कितनी मेहनत से उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था। जितनी नफरत आप उन लोगों से करती है वो आपसे नहीं करते हैं, लेकिन वरना आपकी खराब हालत सुनते ही वो यहाँ भागे हुए नहीं आते। तूने आज तो ये गलती कर दी, लेकिन दोबारा कभी मत करियो। आज के बाद अगर तूने उनसे बात करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं। माला अकेली ही अपने घर में शादी की तैयारियों में लग जाती है। देखते ही देखते शादी का समय भी करीब आ जाता है। तभी एक बार फिर कीर्ति माला से बोलती है, माँ ऐसा मत करिए, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। प्लीज भैया भाभी को घर बुला लीजिए। मैंने कहा था ना कि मैं उन लोगों को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी, मतलब नहीं आने दूंगी। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? माँ, मेरी शादी होने वाली है कुछ टाइम में, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगर आप घर पर नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरी शादी में तो बुला ही लीजिए ना। अगर मैंने उसे तेरी शादी में बुला लिया ना तो पक्का तेरी शादी टूट जाएगी, क्योंकि जैसे हम उन लोगों को नापसंद करते हैं वैसे ही वह भी हम लोगों को नापसंद करती है। वो कभी इस घर में खुशियाँ नहीं आने देगी। ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने उनसे बात करी है, वो वैसे नहीं है जैसा आप सोच रही है। रही बात घर छोड़ने की, तो इसमें भी उनकी पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि वे कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं रही है, तो उन्हें क्या पता जॉइंट फैमिली कैसी होती है। माला
कीर्ति की बात को अनसुना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बचते हैं। तभी एक दिन कीर्ति मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और बीच रास्ते में उसे अपने भाई भाभी मिल जाते हैं और वो उन्हें बोलती है, भैया भाभी, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी माँ से बहुत नाराज है, लेकिन मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे बड़े भैया और भाभी दोनों का आशीर्वाद मिले। अगर हो सके तो आप माँ की बातों को भूलकर मेरी शादी में आ जाइए। आप सच कह रही हैं ना मुझसे? आपकी शादी होने वाली है? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बल्कि मेरी शादी कल ही है। कोई बात नहीं ननद जी, आप हमारी चिंता मत करिए। हम दोनों आपकी शादी में जरूर पहुँचेंगे, फिर चाहे माँ जी ने हमें बुलाया हो या नहीं। अपनी भाभी की बात सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब साधना और नीरज घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर मेहमानों से भरा होता है। तभी माला की नजर जैसे ही अपनी बिन बुलाई बहू और बेटे पर पड़ती है, उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कीर्ति से बोलती है, इन दोनों को यहाँ किसने बुलाया है? ये फिर बिन बुलाए पहुँच गई। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। माँ रुक जाइए, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। अगर आज आप भैया भाभी को कुछ कहेंगी तो पीठ पीछे बाद में लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अपने घर की बात को सभी लोगों के सामने मत लेकर आइए। मैं कोई भी बात किसी के सामने नहीं लेकर आ रही, बल्कि ये लोग मुझे बार बार गुस्सा दिला रहे हैं कि मैं इन्हें कुछ बोलूं। जब मैंने इन्हें मना कर दिया था यहाँ ना आए, तो यहाँ पर करने क्या आए हैं? पहले भी इन्हें मैंने ही बुलाया था और आज भी इन्हें मैंने ही बुलाया है। और आज आप इन्हें नहीं भगा सकती, क्योंकि आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे भैया भाभी जरूर रहे। तुझे अपने भैया भाभी पर बहुत प्यार आ रहा है, देख लियो। तेरे इन्हीं भैया भाभी की वजह से ही तेरी शादी में जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस अच्छे से सब कुछ होने दीजिए। कीर्ति के बोलने के बाद वहाँ मेहमानों की भीड़ देखकर माला अपने बहू और बेटे को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो अपनी बिन बुलाई बहू बेटे को शादी में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। थोड़ी देर बाद बारात आ जाती है और शादी के लिए कीर्ति को तैयार कर मंडप में लाया जाता है। फेरे शुरू ही होने वाले थे कि तभी लड़की की माँ शादी रोकते हुए बोलती है, माला जी, आप चाहती है ये शादी हो तो शादी से पहले आप मेरे हाथ में ना 2 लाख रुपए रख दीजिए, उसके बाद ही होगी शादी। लेकिन समधन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो पहले पैसे की कोई डिमांड नहीं की थी, तो फिर आज अचानक से आप शादी के समय 2 लाख की डिमांड कैसे कर सकती हैं? क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि आपकी लड़की की पहले की शादी टूटी हुई है, और इस बात को भूलने के लिए हमें 2 लाख दहेज चाहिए, तभी हम अपने बेटे की शादी कराएंगे। लेकिन समधन जी, अचानक से 2 लाख कैसे लेकर आऊं मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप शादी कर लीजिए, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे दे दूंगी। शादी तो अब तभी होगी जब हमें पैसे मिलेंगे। लड़के की माँ की बात सुनकर माला बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसे डर था कि फिर से कहीं उसकी बेटी की शादी न टूट जाए। ये सब देखकर साधना थोड़ी देर बाद 2 लाख लेकर लड़के वालों के पास जाती है और उन्हें दे देती है। इस तरह माला की बिन बुलाई बहू के आने से शादी टूटने से बच जाती है और संपन्न हो जाती है। रामगढ़ गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामगढ़ गांव के लोग बहुत अच्छे थे, सभी वहाँ एक दूसरे की मदद किया करते। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खेत से काम करके वापस लौट रहा था, तभी वहाँ उसे उनकी पड़ोसन सुनीता रोककर बोलती है, अरे सुरेश भैया, सुनिए ना, वो मेरे खेत में कुछ काम है। अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप मेरे खेत में काम कर देंगे? मैं आपको आपका मेहताना दे दूंगी। कितना बनेगा आप मुझे बता देना। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता बहन, आप मेरी पड़ोसन हो और मैं आपको बहन जैसा मानता हूँ, तो बहन के साथ कैसा हिसाब किताब, जो आपका मन हो उतना दे देना। बस आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही आपके खेत का काम कर दूंगा। ठीक है भैया। भैया आज मेरे घर में कुछ नया बनाया है, आप घर पहुँचिए, मैं लेकर आती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या बात करती हो सुनीता बहन, मुझे तो आपके हाथ के बनाए सभी चीज पसंद आती हैं, भले वो कुछ भी हो। अरे नहीं भैया, आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज मेरी बहन ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, एक बार चख कर देखिएगा कैसा लगता है। अरे वाह, तब तो मैं जरूर खाऊंगा और देखता हूँ कि आपसे भी अच्छा खाना कौन बनाती है। ठीक है, फिर बताना कौन अच्छा खाना बनाता है। जब तक मैं खाना लेकर आती हूँ तब तक आप नहा लो।
सुरेश अपने घर जाकर फ्रेश होता है। तभी सुनीता और उसकी बहन सुरेश के लिए खाना लेकर आती हैं और सुरेश खाते हुए बोलता है, अरे वाह जी वाह, क्या छोले पूरी बनाया है, मजा ही आ गया खाकर। सही में सुनीता बहन, मैंने छोले पूरी बहुत खाए हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही मजेदार है। अरे वाह भैया, क्या बात है। कल तक तो आप मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ किए थकते नहीं थे, और आज वाह, क्या बात है। अरे नहीं नहीं सुनीता बहन, एक ही चीज की तारीफ की है, आपके हाथ के बने खाने की। उसकी तो बात ही अलग है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। वैसे ये कौन है? हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, ये मेरे चाचा की बेटी है। सुनीता अपनी बहन माधुरी के बारे में बता ही रही थी कि तभी माधुरी सुनीता की बात को काटते हुए बोलती है, मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, मेरा नाम माधुरी है। वैसे मैं रहने वाली तो शहर की हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपकी सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अगर आपको सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बनाना आता है तो क्यों ना आप मुझे भी खाना बनाना सिखा दें। क्यों? आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको तो आपकी सुनीता बहन खाना बनाकर दे ही देती है। हाँ पता है मुझे, तभी तो मैं भी चाहता हूँ कि कभी भी मैं इनको खाना बना कर खिलाऊं, लेकिन मेरे हाथ का बना खाना इतना भी अच्छा नहीं होता कि कोई खा सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको जरूर खाना बनाना सिखाऊंगी। और हाँ, खाना बनाने के बाद मुझे भी खिलाना, ताकि मैं भी बोल सकूं कि हाँ, सही बना भी है या नहीं। अरे आप तो मेरी अध्यापिका होंगी ना, आपके ही ना बोलने पर मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा ना। बस बस, बहुत हुआ। अब कल से ही हम खाना बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? माधुरी अब सुरेश को खाना बनाना सिखाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुरेश खाना बनाना सीख लेता है। एक शाम सुरेश सुनीता और माधुरी को खाना खाने के लिए अपने घर बुलाता है और दोनों खाना खाते हुए सुरेश को कहती, वाह, क्या खाना बनाया है। सच बोल रहे हो ना, मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, अगर ये मजाक है तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। मेरी बात का भरोसा करो, सच में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सुरेश भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। छोले तो कमाल के बनाए हैं आपने। पहली बार मैं बोलना चाहूंगी कि माधुरी के हाथ के छोले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, मैं भी सुनीता दीदी की बातों से सहमत हूँ। सच में आपने छोले पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अगर ऐसा ही है तो आप शहर जाकर भी अपना छोले पूरी का व्यापार कर सकते हैं। अरे शहर जाकर मैं क्या करूंगा ना, वैसे भी वहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, ना ही किसी को पहचानता हूँ, और मैं कैसे दुकान खोल लूँ। मैं आपकी मदद करूंगी, आप बस अपना छोले पूरी लेकर आ जाना। ऐसे कैसे ले जाऊं? जब तक मैं शहर पहुंचूंगा तब तक खराब नहीं हो जाएगी क्या? आप भी ना, कैसी बातें करते हो। हे भगवान, क्या करूं इस छोले पूरी वाले का। देखो सुरेश जी, आप अपना छोले पूरी ट्रेन में बेचते हुए चले आना, खराब नहीं होगी। अब ठीक है? अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है। काम करते हुए मैं शहर पहुंच जाऊंगा, पैसे भी होंगे और शहर भी पहुंच जाऊंगा। उफ, हे भगवान, क्या बेवकूफ है ये। सुरेश की बात सुनकर सुनीता और माधुरी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश दिल्ली पहुंचता है और माधुरी उसकी मदद के लिए एक छोले पूरी की छोटी सी दुकान खोल देती है। ऐसे ही एक दिन सुरेश माधुरी से बोलता है, माधुरी बहन, मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ आखिर क्यों किया? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और बस आप हमारे भाई हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे माधुरी बहन, कितना करोगी आप मेरे लिए? पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो आप दो बहनें मेरी जिंदगी में आई। अब बस करो और देखो, ग्राहक आ रहा है। अब आप अपने आंसू पोंछ लो। मैं नहीं चाहती आपको कोई रोने वाला दुकानदार कहे। दोनों बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और दोनों अपने आंसू पोंछ लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है, अरे भैया, ये छोले पूरी देना, और ये गरम तो है ना? अरे भाई साहब, आपके सामने ही तो पूरी तल कर देंगे, गर्मा गर्म। देखना,
एक बार सुरेश के हाथ के छोले पूरी खाकर तो देखिएगा, आप दोबारा फिर से खाने के लिए यहीं पर आएंगे। हाँ, अगर अच्छा हुआ तो मैं रोज आकर खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। और मेरा ऑफिस ना यही पास में है, और सच कहूँ मुझे ये सस्ता लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सोचा अगर सही लगा तो हमेशा यहीं खाऊंगा। अरे भैया, बहुत सस्ता है हमारी दुकान का छोले पूरी। वैसे भी एक बार खाकर तो देखो, तब बताना कैसा लगा। और कीमत बिल्कुल वैसी जैसा आप चाहो। अगर ऐसा है ना तो मैं अपने ऑफिस के कुछ और लड़कों को भी लेकर आऊंगा। वो लोग भी कहते रहते हैं कि उन्हें अच्छा खाना खाना है, लेकिन उन्हें भी कहीं सस्ते में खाना नहीं मिल पाता, वो भी अच्छा। इसलिए मैं उन्हें बताऊंगा कि आप सबसे अच्छा और मस्त खाना बनाते हो और गर्मा गर्म देते हो, तो वो लोग भी आपके यहाँ आएंगे खाने। इतना बोलकर वो लड़का छोले पूरी खाने लगता है और तारीफ करता है। सुरेश के बनाए छोले पूरी ऐसे ही दिन में बहुत ज्यादा बिक जाया करते। दिन गुजरते हैं। अब सुरेश के बनाए छोले पूरी पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते। तभी वहाँ एक फूड ब्लॉगर आती है और सुरेश को कहती है, नमस्ते अंकल जी, मैंने सुना है आपकी दुकान के छोले पूरी बहुत फेमस है, क्या ये सच है? देखो बेटी, सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम। लोगों को मेरा बनाया छोले पूरी बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो खाते हैं, बस इतनी सी बात है। और मैं उन सबको अपने पूरे दिल से खिलाता हूँ। शायद इसीलिए सबको मेरी दुकान का छोले पूरी बहुत पसंद आता है। अंकल जी, मैं एक ब्लॉगर हूँ। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी बनाई गई छोले पूरी की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं और आपकी दुकान को फेमस कर दूं। अरे नहीं बेटी, मुझे फेमस नहीं होना है। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ उतना ही ठीक हूँ। मैं कम कमाता हूँ लेकिन खुश रहता हूँ। वैसे भी ज्यादा पैसे कमाकर क्या ही कर लूंगा। ना तो मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, बस 2 बहनें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अंकल जी, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हो। मैं आपको एक और मौका देती हूँ, आप बना लो वीडियो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं, आपको खाना है तो खाओ, लेकिन वीडियो बनाने को मत कहो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे ये सब बातें छोड़ो और रुको, तुम्हें मैं गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता हूँ। सुरेश आरती को गर्मा गर्म पूरी तलकर छोलों के साथ देता है, जिसे खाकर आरती सुरेश की बहुत तारीफ करती है और सुरेश का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता सुरेश को फोन पर बोलती है, सुरेश भैया, क्या बात है, बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। क्या जादू किया है लोगों पर? क्या बात कर रही हो सुनीता बहन? अगर मुझे फेमस होना ही होता तो मैं बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन अब क्या हो गया, मुझे भी तो बात बता दीजिए। क्यों, आपने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा क्या? एक लड़की है जो अपने वीडियो में आपकी बनाई छोले पूरी की बात कर रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरा पे कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान का छोले पूरी है? तभी उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ हो जाती है। ये देखकर माधुरी भी मदद करने आती और सुरेश सबको गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता है। राधा को पिज्जा खाना बहुत पसंद था। वो महीने में एक बार तो पिज्जा जी भर कर खाया करती। ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ राधा को पिज्जा खिलाने बाहर नहीं ले जाता तो राधा लड़ने लगती है। मैंने आपसे कभी पिज्जा के अलावा कुछ और मांगा है क्या? महीने में बस एक बार ही पिज्जा खाते हैं, अब उसके लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। वाह, क्या पति है मेरा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा, अब तुम्हें एहसास हुआ है? बहुत देर लगा दिया एहसास करने में। चलो कोई फायदा नहीं है पछताने का, जो होना था सो तो हो गया। तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। बेचारी। मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने शादी के लिए मना किया था? अब आप मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, ये गलत बात है। अच्छा, अब फंसा भी मैं रहा हूँ। लो कर लो बात। अरे यार, तुमने मुझे फंसाया है अपनी जुल्फों के जाल में। हाय, क्या जुल्फे हैं तुम्हारी। हाय, आपकी इन्हीं बातों पे मैं फिदा हूँ। जब भी आप मुझसे ऐसे बात करते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है राधा, थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, मिलता हूँ शाम को, ठीक है? तुम खाना लगा के रखना, साथ में खाएंगे। तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है जी, आप जाओ और जल्दी आना, और साथ में आते हुए पिज्जा भी लेते आना, वरना घर में आ जाओगे लेकिन अपना कमरा यहाँ है ये भूल जाना। अच्छा, तुम्हें याद है पिज्जा का? अभी तो बोल रही थी, जब भी मैं प्यार से बात करता हूँ ना तुम सब भूल जाती हो। झूठी कहीं की, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। जो कहा है वो याद से लेकर आना, वरना बाहर ही सो जाना। सिद्धार्थ जरूरी काम से बाहर चला जाता है और जब लौट कर आता है तो राधा के लिए पिज्जा लेकर आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं
और ऐसे ही एक दिन राधा और उसकी सास सुनीता बाजार जाती हैं। तभी राधा पिज्जा की दुकान देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी वहाँ देखिए पिज्जा की दुकान, चलें क्या पिज्जा खाने? बहुत दिन हो गए हैं पिज्जा खाए हुए। मुझे नहीं खाना ये पिज्जा वगैरह। तुझे खाने का मन है तो सिद्धार्थ को बोल दियो, वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा। उनको नहीं कहना, बहुत बहाने बनाते हैं। वैसे भी पिज्जा गरम गरम ही अच्छा लगता है, वो हमेशा ठंडा पिज्जा लेकर आते हैं। चलिए ना माँ जी आज मेरे लिए, मुझे भी इसी बहाने गरम पिज्जा खाने को मिल जाएगा। कितना बहाने बनाती है तू बहू, वो भी एक पिज्जा के लिए। मुझे एक बात बता, तेरे घर वालों ने कभी तुझे पिज्जा नहीं खिलाया क्या? तू यहाँ पर अपनी सारी कसर पूरी कर रही है। माँ जी वक्त आने पर बताऊंगी, वो भी आराम से। अब पिज्जा खाने चले। राधा अपनी सास को जबरदस्ती शॉप पर ले जाती है और वहां जाकर कोकोनट पिज्जा ऑर्डर करती है। उस शॉप पर पिज्जा के साथ कोकोनट वाटर भी देती हैं, जिसे खाकर राधा को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार राधा ने कोकोनट पिज्जा खाया था और उसे खाकर वो अपनी सास को कहती है, क्या पिज्जा था माँ जी, आपने इतना अच्छा और टेस्टी पिज्जा नहीं खाया। अगर आज अपने पिज्जा खाया होता तो आज पिज्जा की बात ही कर रही होती आप। बस कर बहू, इतनी तारीफ करेगी तो तुझसे कई गुना ज्यादा पैसे ले लेंगे ये लोग। तो अब चल घर। चलते हैं माँ जी, लेकिन जाने से पहले कोकोनट पिज्जा लेकर चलते हैं, साथ में नारियल पानी भी मिलेगा। मजा आ जाएगा, घर जाकर खाऊंगी। नहीं, अब कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगी। कुछ देर पहले ही तो एक पूरा पिज्जा गटक गई, अब फिर से पिज्जा खाना है। ये क्या बात हुई? अब कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं किसी पिज्जा के लिए पैसे नहीं देने वाली। अब आप ऐसे कहेंगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब मेरी सासू माँ भी दूसरों की सास की तरह बात करने लगी, अपनी बहू को ताने देने लगी है। बंद कर अपनी नौटंकी, बहुत ड्रामे करती है बहू तू। जा अब एक पिज्जा ऑर्डर कर दे और घर चल। यहाँ से जल्दी निकलना है हमें। राधा खुश होकर अपना कोकोनट पिज्जा ऑर्डर करती है और कुछ देर बाद पिज्जा के साथ घर पहुँचती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और अब राधा को कोकोनट पिज्जा खाकर काफी दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन सास और बहू बातें कर रही थी कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन जानकी आती है और कहती है, सुनीता बहन, कल आपको और आपकी बहू को हमारे घर आना है, क्योंकि कल मेरे पोते का जन्मदिन है। आप दोनों को जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानकी बहन, जरूर आऊंगी। आपके पोते का जन्मदिन है, हम सास बहू जरूर आएंगे। लेकिन जानकी चाची, आप बर्थडे पर क्या बनाओगी? वो क्या है ना, मुझे कोकोनट पिज्जा बहुत पसंद है। अगर आप मेरे लिए वही मंगवा दोगी तो मैं आ जाऊंगी। राधा, छोटे बच्चों का बर्थडे है, वहाँ से तुझे पिज्जा खाने का मन है तो शॉप पर जाकर खाइयो। माँ जी अब जब बुला रही हैं तो मैंने सोचा सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना खिलाया जाए, शायद इसीलिए मैंने भी अपनी पसंद बता दी। सुनीता बहन नादान है आपकी बहू, इसलिए ऐसा बोल दिया। खैर, मैं उसे समझती हूँ। सुन बहू, जन्मदिन में हर किसी के पसंद का खाना नहीं बनता। लेकिन चाची, मैं अपने जन्मदिन पर सभी को अपने पसंद का खाना खिलाऊंगी। सभी को पिज्जा पसंद है, इसीलिए मैं सभी को पिज्जा ही खिलाऊंगी। तुझे किसने कह दिया कि सभी को पिज्जा ही पसंद आता है खाने में, वो भी उटपटांग पिज्जा कोकोनट वाला? माँ जी सच बता रही हूँ, मुझे कोकोनट पिज्जा बहुत पसंद है। और जानकी चाची, मैं आपके पोते के बर्थडे में जरूर आऊंगी, लेकिन आपको मेरे लिए कोकोनट पिज्जा लेकर आना होगा। लेकिन बहू, पिज्जा तो सुना है, लेकिन ये कोकोनट पिज्जा क्या होता है? कैसा टेस्ट होता है? कभी खाया ही नहीं मैंने। किससे पूछ रही हो जानकी बहन? मत पूछो, अभी तो खा ही रही थी। पता नहीं कैसे कैसे खाना खाती है। ज्यादा नहीं माँ जी, बस एक बार खाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि टेस्ट में बेस्ट है या नहीं और दूसरे पिज्जे से। राधा और सुनीता कोकोनट पिज्जा के बारे में बात करते हैं। जानकी इन दोनों की सारी बात सुनकर घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे राधा अपनी सास को और पति को जबरदस्ती पिज्जा खिलाया करती। एक शाम राधा ने डिनर में कोकोनट पिज्जा मंगवाया था और उस पिज्जा को देखकर सिद्धार्थ कहता है, क्या बात है राधा, तुम्हारे चक्कर में अब हमें भी कोकोनट पिज्जा खाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है तुम्हें ये पागलपन कैसे लग गया। अरे ये पिज्जा खाने का, अरे नॉर्मल पिज्जा खाया करती थी, लेकिन अब कोकोनट पिज्जा चाहिए इनको। प्लीज सिद्धार्थ, मेरे लिए खा लो, गुस्सा मत करो आप, वरना मुझे बुरा लगेगा। सिद्धार्थ, आपको पता है ना, आप गुस्से में कितने हैंडसम लगते हो। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जो ऐसी बात सुनकर पिघल जाऊंगा। अगर मुझे खाना नहीं मिला ना, तो तुम नहीं जानती मैं क्या क्या करूँगा। मतलब क्या है आपका? आप मुझे धमकी दे रहे हो? अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझे धमकी नहीं दोगे और मुझसे प्यार से बात कीजिए। सिद्धार्थ और राधा जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर वहाँ सुनीता आती है।
और वजह पता चलने पर सुनीता अपनी बहू से कहती है। बहू, बात तो सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है। तू अपने कोकोनट पिज्जा खाने के चक्कर में हमें भी जबरदस्ती खिलाई जा रही है। हमें नहीं खाना, बस इतनी सी बात है। हाँ, मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये कोकोनट वाला पिज्जा। अरे यार, वाहियात टेस्ट होता है इसका। पता नहीं तुम्हारे गले के नीचे कैसे उतर जाता है ये। इसका नाम सुनते ही ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है। मेरा तो मन ही नहीं करता खाने का। मुझे नहीं खाना है, तुम खाओ। मेरा मन करता है खाने का, तो प्लीज मेरे कोकोनट पिज्जे को कुछ मत कहो, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तुम बुरा करोगी हमारे साथ। उससे पहले ना मैं कोकोनट वाले पिज्जा की दुकान बंद करवा दूंगा। अब मैं उस दुकान पे केस करने जा रहा हूँ। आपके केस करने से कुछ नहीं होता। वैसे भी उनका कोकोनट पिज्जा चलता है, तभी तो बनता है, वरना क्यों ही बनता। हाँ ठीक है, मैं भी कल जाके ना पूछता हूँ आखिर ऐसा पिज्जा ना कौन कौन खा रहा है। अबे खा ही क्यों रहा है वैसे भी। अबे इतना बेकार पिज्जा बिक कैसे जाता है, ये पूछना तो पड़ेगा मुझे। सिद्धार्थ उस पिज्जा की दुकान पर जाता है और काफी इंतजार करने के बाद जब वहाँ कोकोनट पिज्जा बनाने वाला आता है, तभी उसे देखकर सिद्धार्थ उससे बोलता है। सुनो भाई, आप यहाँ पे कोकोनट पिज्जा बनाते हो, तो क्या आपका कोकोनट पिज्जा बिक जाता है? आपको प्रॉफिट होता है क्या? क्या बताओ है क्या, एक अयप्पू सी पागल औरत आती है और कहती है कि हमको कोकोनट पिज्जा खाना है। हम कहते हैं बैठिए मैडम, लेकिन कोकोनट पिज्जा तो हम नहीं बनाते हैं। कोई और पिज्जा खाएंगी तो बताइए, वरना दूसरी दुकान चाहिए। तो कहती है कि अगर हमको खाना है तो कोकोनट पिज्जा खाना है, बनाना है तो तुमको ही बनाना है, और खाना है तो अभी खाना है, अभी बना के दो। हम कहते हम नहीं बनाते हैं तो हमसे जबरदस्ती बनवाती है और चार चार खा जाती है। क्या बात कर रहे हो? अब तो आपको कोकोनट पिज्जा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो औरत दोबारा आए ना तो उसे कह देना आपके कोकोनट पिज्जा की वजह से ना मैं अपना दुकान खो नहीं सकता। सिद्धार्थ की बात वो दुकानदार मान जाता है और जब राधा उसकी शॉप पर पिज्जा खाने जाती है तो उसे मना कर देता है और इस तरह राधा का कोकोनट वाला पिज्जा खाने का शौक ही खत्म हो जाता है। उमा अपनी बेटी और बहू के साथ रहा करती थी। उमा ने अपने बेटे राजेश की कुछ ही महीने पहले शादी की थी और उस शादी से उमा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे उमा, कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला, यहीं बैठी हूँ, बरामदे में आ जा। अरे उमा, क्या कर रही है? आजकल तो आती ही नहीं है। अरे विमला, तू तो जानती है अभी बहू नई है तो उसे बहुत सी चीजें पता नहीं है। अरे हाँ, तू सही कह रही है। अभी तो कुछ दिनों से चीजें बतानी होगी। विमला तो उमा के घर उसका हालचाल लेने आती है। अब विमला के जाते ही उमा का बेटा राजेश बाहर जाने लगता है। तभी उमा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा राजेश, कहाँ जा रहा है? आज तो तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना? तो क्या अब मैं घर से बाहर भी न जाऊं? हर वक्त टोकना जरूरी है क्या? जब देखो तब किसी न किसी बात को लेके टोकती रहती हो आप। अरे मैं तो ये कह रही थी कि बाहर जा ही रहा है तो मेरी दवा चला गया। अरे माँ जी रुको, मैं अभी फोन करती हूँ और दवा लाने के लिए कह देती हूँ। नहीं बहू, रहने दे। जब मैं शाम में उधर जाऊंगी ना तो अपनी दवा ले आऊंगी। इनका बिहेव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो माँ जी से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? राजेश को उसकी माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसका मन वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कभी भी कोई उसे टोकता तो उसे गुस्सा आ जाया करता। बहू, अभी तक राजेश नहीं आया क्या? सुबह से गायब है, ना जाने लड़का कहाँ चला जाता है। माँ जी, मैंने भी फोन किया था लेकिन उनका फोन लगा ही नहीं। ना जाने कहाँ है, मुझे भी चिंता हो रही है। सास बहू के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी राजेश नशे में घर आता है। अरे माँ, क्या बात है, आप गेट पर क्यों खड़ी हो? कोई आने वाला है क्या? अब तूने पीना भी शुरू कर दिया अपने आवारा दोस्तों के लिए। ना माँ ना, मेरे दोस्तों को आवारा कुत्ता मत कहो माँ। एक वही तो है जो मुसीबत में मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। हाँ क्यों नहीं, उन आवारा लड़कों ने ही तुझे बिगाड़ा है और तुझे भी वही अच्छे लगते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप बहुत बोलती हो। कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? अरे आप मुझे अपनी जिंदगी खुद से जीने दोगी कि नहीं? मैं पहले ही बोल देता हूँ माँ कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, कल से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। तू कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? उमा को अपने बेटे की ये बात बुरी लगती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चे की कभी फिक्र करना नहीं छोड़ती है। अब अगली ही सुबह उमा अपनी बहू मुस्कान से उठते ही पूछती है, बहू, राजेश ठीक तो है ना? अभी तक उठा नहीं क्या? उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, जा ही रहा हूँ।
आप चिंता मत करो, आपको आपके पैसे समय पे मिलते रहेंगे। मुझे माँ जी के लिए बुरा लगता है, वो इतने प्यार से कुछ भी पूछती हैं और ये है कि इन्हें माँ की वैल्यू ही नहीं है। बहू जाकर राजेश के लिए कुछ बना दे, वरना उसकी आदत है वो बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाएगा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ, आप चिंता ना करो, और आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ। नहीं बहू, पहले उसे देख ले, मैं तो घर में ही हूँ, मुझे कहाँ ही जाना है। उमा अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, और करे भी क्यों ना, माँ बेटे का रिश्ता होता ही इतना प्यारा है। अब ऑफिस जाते वक्त राजेश अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे 2 दिन के लिए नैनीताल जाना है अपने ऑफिस की तरफ से। आप मुझे कुछ पैसे दे दो, जब मेरे पैसे आएंगे ना तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ अभी देती हूँ, रुक जा। मुझे माँ जी और इनके बीच का प्यार देखकर अपनी माँ की याद आती है। माँ जी तो इनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इन्हें ना जाने क्या हो जाता है, ये माँ जी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अब जब उमा राजेश को पैसे देती है और राजेश जाने लगता है, तो वो अपने जूते के फीते बांधने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वैसे ही उमा को लगता है कि राजेश उसके पाँव छू रहा है, और उमा भी अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू हमेशा खुश रह और तुझ पर कोई आँच न आए। कभी तुझ पर कोई मुसीबत भी आए तो वो मुसीबत मुझसे होकर गुजर जाए। मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हो गया इनका प्रवचन स्टार्ट। मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, ना कि आपके पाँव छू रहा था। आप भी ना, कहीं भी आपको चैन नहीं मिलता है। अरे कहीं तो जाने दिया करो चैन से। आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, और माँ का आशीर्वाद तो किसी वरदान से कम नहीं होता। तुम भी माँ की भाषा बोलने लग गई। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा समय वेस्ट मत करो तुम लोग। आप दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद ही राजेश घर से निकल जाता है और जाते जाते खुद से कहता है, अच्छा हुआ माँ को बस 2 दिन का बताया है, वरना अगर 4-5 दिन का बोलता तो अचार रोटी ये सब बांध के दे देती। अरे माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि उनकी ऐसी ही आदत है, तो आप क्यों उदास हो रही हैं? बहू, मैं राजेश के लिए उदास नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है बस। राजेश ठीक से पहुँच जाए नैनीताल, मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी जब वो पहुँचेंगे। अब राजेश देर शाम अपनी पत्नी मुस्कान को फोन करता है और मुस्कान से बातें कर रहा था। अपना ध्यान रखना, मुझे आने में ना 4-5 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? तुम तो 2 दिनों के लिए जा रहे हो। अरे माँ की आदत तो तुम जानती हो ना कि वो कैसी है। चलो, मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूंगा। अच्छा लो, माँ से बात कर लो, माँ जी आपसे बात करना चाहती हैं। अरे यार रखो फोन, क्या माँ से बात करना चाहते हो? अरे माँ से मैं घर पे परेशान रहता हूँ, कम से कम यहाँ तो जीने दो चैन से। राजेश इतना बोलने के बाद ही फोन कट कर देता है, और इधर उमा को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कामों में लग जाती है। और अब देर रात उमा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो हॉल में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है और उमा हॉल में गिर जाती है। अब अगली सुबह मुस्कान अपनी सास को हॉल में देखती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना माँ जी? माँ जी सांसें क्यों नहीं ले रही हैं आप? और उनकी बॉडी भी पूरी तरह ठंडी हो गई है। इधर मुस्कान राजेश को फोन कर रही थी, लेकिन राजेश मुस्कान का फोन काट रहा था, क्योंकि मुस्कान उमा के फोन से राजेश को फोन कर रही थी। अब जब राजेश कॉल करता है तो मुस्कान राजेश को कहती है, आप कहाँ हैं? माँ जी की। अरे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। और माँ जी को कहना कि मुझे फोन करके परेशान ना करे। उमा के यूं अचानक मौत के बाद मुस्कान अपनी सुध-बुध खो देती है, और अब 2 दिन बाद राजेश घर आता है और अपने घर में आस पड़ोस वालों को देखकर अपनी पड़ोसन विमला से कहता है, अरे ओ विमला आंटी, यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो? ऐसा लग रहा है कोई मातम है। अरे क्यों बैठी हो मेरे घर में? जाओ यहाँ से। आ गया तू? वैसे घर में इतने लोग क्यों हैं? मुस्कान, क्या बात हो गई? तुम ठीक तो हो ना? और माँ कहीं नजर नहीं आ रही? माँ जी नहीं रही, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाई। अब राजेश को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, 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 माँ क्यों नहीं रही है? मैं कितना बुला रहा हूँ उनको, लेकिन वो आ नहीं रही। क्यों? क्या सच में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उनको दुख देता था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं उनसे परेशान भी रहता था, क्योंकि वो मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जाए। माँ क्यों चले गई आप मुझे छोड़ के? माँ, आपके बिना मेरा क्या होगा? कौन मुझे बार बार पूछेगा? अरे मैं तो इसलिए आप पे गुस्सा करता था ताकि आप मुझसे पूछो, मुझे डांटो, लेकिन आप
आप मुझे छोड़ के चली गई। माँ जी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। जब मैंने आपको फोन किया और आपने मेरा फोन कट करके फोन बंद कर दिया था। राजेश को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ उमा उसे छोड़कर जा चुकी है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन जो सच था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। माँ ने अपने बेटे को अपनी उम्र तो लगा दी, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी कभी भी कदर नहीं समझी। प्रीति को बहुत ज्यादा जुकाम होता है और वो बार बार भांप लिए जा रही होती है। तभी प्रीति की माँ नीलम अदरक में नमक लगाकर लाती है और प्रीति को देती है। माँ ये क्या है? बेटा ये अदरक है, नमक लगाकर लाई हूँ, खा ले, तेरी नाक खुल जाएगी। माँ ये अदरक कितना कड़वा होता है, नहीं मुझसे नहीं खाया जाएगा। वैसे भी पूरे मुंह का स्वाद खराब हुआ पड़ा है, और अब ये और खा लूंगी तो पता नहीं कौन सी आग निकलेगी मेरे मुंह से। अरे ये खाएगी तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, अदरक बहुत फायदेमंद होता है। चल अब जल्दी से खा ले, तुझे भी अच्छा लगेगा खाने के बाद। प्रीति जैसे ही अदरक खाती है तो उसे जुकाम से थोड़ी राहत मिलती है। माँ ये तो सच में रामबाण नुस्खा है, आपने मुझे पहले ही अदरक दे देना चाहिए था ना। इतनी देर से जुकाम में तड़प रही थी, अदरक खाती तो कम से कम आराम तो मिल जाता ना। अरे अदरक के बहुत फायदे होते हैं। अब एक काम करियो कि अदरक हर घंटे में नमक लगाकर खाती रहियो, ठीक लगेगा तुझे। ठीक है माँ, एक बार में ही इतना बढ़िया असर मिला है, अब तो बार बार खाया करूँगी ना। प्रीति को अदरक और नमक इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि अब वो हर रोज अदरक खाया करती है। कुछ दिनों बाद प्रीति रसोई में अदरक लेने जाती है। अदरक अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसको बार बार जबान पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं अदरक की चटनी बना लेती हूँ, और वो भी ज्यादा अच्छी लगेगी। प्रीति अब अदरक की चटनी बना लेती है, जो कि प्रीति को और भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए अब प्रीति अदरक की चटनी को एक छोटे से डब्बे में डाल लेती है, और जब कभी बाहर जाती है तो अदरक की चटनी ही खाती रहती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद प्रीति अपने बॉयफ्रेंड ललित के साथ एक कैफे में जाती है, और वो दोनों बहुत ही अच्छा खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते प्रीति चटनी भी खा रही होती है। ये तुमने डब्बे में क्या रखा हुआ है? एक बाइट खा रही हो, फिर खाना खा रही हो और इसे चाटते जा रही हो, क्या है ये? अरे ये तो अदरक की चटनी है, मुझे तो बहुत मस्त लगती है। मैं तो इसे रोज खाती हूँ, गला भी ठीक रहता है। अदरक की चटनी खाने से तुम भी खाओ। पागल वागल हो गई हो क्या? मुझे बस अदरक की चाय पसंद है, और उसके अलावा ना मुझे ये सब नहीं पसंद है। और तुम तो यहाँ अदरक की चटनी खा रही हो, कैसे खा लेती हो तुम ये सब? इसमें दिक्कत क्या है? हम जैसे मोमोज की चटनी खाते हैं वैसे ही ये भी खाती हूँ मैं। मोमोज की चटनी तो हमारे लिए ठीक भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी खाते हैं ना हम, और यहाँ तो मैं कुछ अच्छा ही खा रही हूँ। लोग अच्छे से ज्यादा ना स्वाद पे ध्यान देते हैं, और तुम मोमोज की चटनी के साथ अदरक की चटनी खा रही हो। अरे कैसा लगता है खा के? कहाँ मोमोज की चटनी और कहाँ ये? तुम तो रहने ही दो, अभी कुछ बकवास खाने को बोल दो, लाइन में सबसे आगे तुम ही खड़े मिलोगे, और कुछ अच्छा बोल दे तो भागते हुए मिलोगे तुम। मुझे ये बकवास चटनी से ना अच्छा यहाँ से भागना पसंद होगा, तुम ही खाओ ये। प्रीति अब कहीं भी अदरक की चटनी खाने लगती है, और जब कोई प्रीति को टोकता है तो प्रीति उसे ही सुनाने लगती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद प्रीति की सहेली पूजा उसके घर आती है और प्रीति से कहती है, यार प्रीति, तू तो इतने टाइम से गायब हो गई है। मैं तुझे कॉल भी करती हूँ, ना तू मेरी कॉल उठाती है और ना ही मुझे कॉल बैक करती है तू। यार बस ऐसे ही, जब से जॉब करने लग गई हो ना, तब से तो दोस्ती यारी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। जॉब से घर, घर से जॉब, बस यही करती रहती हूँ। हाँ ये तो है। और बता, ठीक है तू? हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, आज इतने दिनों बाद अपनी दोस्त की याद कैसे आ गई? तू ठीक तो है ना? खुद तो आती नहीं, और मैं आई हूँ तो मुझे ताना दे रही है। वैसे ये सब छोड़ और ये बता, तुझे मेरा बर्थडे याद है या नहीं, या तू मेरा बर्थडे भूल गई है? यार सॉरी, वैसे तो मैं भूल ही गई थी, अभी तूने बताया तो मुझे याद आया। मुझे पता था तू मेरा बर्थडे भूल जाएगी, तभी तो मैं खुद तेरे घर अपना बर्थडे कार्ड देने आई हूँ। सोमवार को मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे पार्टी दे रही हूँ जिसमें तुझे आना ही आना है। चल ठीक है, तू खास यहाँ मुझे अपने बर्थडे के लिए बुलाने आई है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ठीक है मैं आ जाऊंगी, अब तो खुश है ना तू? हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं अपने बर्थडे पार्टी वहीं अपने अड्डे पर दे रही हूँ जहाँ अब तक हमने सारी पार्टी करी है, क्लब में। तो तू वहाँ टाइम से आ जाइयो, 7 बजे ठीक, लेट मत करियो।
प्रीति अपनी सहेली पूजा के बर्थडे में जाने के लिए मान जाती है और जब सोमवार आता है तो प्रीति तैयार होकर पूजा की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहाँ अपने पुराने दोस्तों के साथ प्रीति खूब एंजॉय करती है, डांस करती है। तभी प्रीति की दोस्त लतिका प्रीति के पास ड्रिंक लेकर आती है और प्रीति को देती है। ले, डांस करके बहुत थक गई होगी ना तू, ले ड्रिंक ले और चिल कर। सच में इसकी तो बहुत ज्यादा ही नीड थी मुझे। इतने दिनों बाद इतना ज्यादा डांस कर रही हूँ, सच में बहुत मजा आ गया। और इतने दिनों बाद मैं तुम सबसे मिल रही हूँ। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। इतने दिनों बाद पुराने दोस्तों से मिलने का अलग ही मजा है। अच्छा हुआ पूजा ने बर्थडे की पार्टी दी, वरना तो हम सब मिल ही नहीं पाते। हाँ, वैसे केक कब कटेगा? टाइम तो हो गया केक कट करने का। बस थोड़ी ही देर में केक कटेगा शायद। सही है, अब जल्दी से केक कट कर और फिर मैं जाऊँ भी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर में केक कट होता है कि प्रीति अपने बैग में अदरक की चटनी ढूंढने लगती है। लेकिन जब प्रीति को अदरक की चटनी नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाने लगती है और जिसे देखकर पूजा उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ तुझे? तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? यार, मैं अदरक की चटनी नहीं लाई। क्या? अदरक की चटनी? अरे नहीं लाई तो नहीं लाई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मुझे अदरक की चटनी बहुत पसंद है और मैं कुछ भी खाने से पहले बाद में अदरक की चटनी जरूर खाती हूँ। पता नहीं आज कैसे घर पर ही रह गई, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं, इतना परेशान मत हो, घर जाके खा लियो ना। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चल, मेरे बर्थडे का केक कट हो गया है और मैं सबसे पहले तुझे खिलाऊंगी। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अदरक की चटनी ही खानी है। अगर वो नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं जा रही हूँ घर। अरे यार, रुक जाना मेरे लिए, रुक जाना, आज मेरा बर्थडे है। पूजा के इतना बोलने पर भी प्रीति रुकती नहीं है और सीधा घर चली जाती है। और इसी तरह से प्रीति की अदरक की चटनी खाने वाली आदत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। प्रीति के चेहरे पर धीरे धीरे करके दाने होने लग जाते हैं। एक सुबह प्रीति के हाथ पर भी जब दाने होते हैं तो वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है। आप मुझे अपना दिनचर्या बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो आप रोज खाती हैं, कभी नहीं छोड़ती हैं? डॉक्टर साहब, ये रोज अदरक की चटनी खाती है, ज्यादातर खाती रहती है बल्कि। मैडम, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप अदरक रोज खाती हो। अरे किसी चीज को भी रोज इस्तेमाल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों देख लेने चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? ठीक तो तब होता ना जब एक बार पता कर लेती कि रोज अदरक खाने के भी कई नुकसान हैं। अरे रोज अदरक खाने से स्किन प्रॉब्लम, आंखों में रेडनेस, सांस लेने में तकलीफ, खुजली, सूजे हुए होठ, आंखों में खुजली और गले में बहुत परेशानी हो जाती है। देख लिया, मैं तुझे हमेशा मना करती थी, लेकिन तूने मेरी कभी नहीं सुनी और देख, अदरक खाने से परेशानियां होना शुरू हो गई। माँ, मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे अगर पता होता तो मैं खुद ही नहीं खाती ना अदरक। डॉक्टर की बात सुनने के बाद प्रीति को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो हर रोज हर चीजों को खाना शुरू कर देती है जिससे उसकी तबीयत भी ठीक रहे।